है तो वो ए की बात कर रहा होगा। तो जब हम कभी एंगल ए बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है मेरे। अब जैसे दो ट्रायंगल की बात करूं, मैंने ये ट्रायंगल बनाया था और मैंने जब इसको फॉर्म किया था, मैंने बताया क्या ये अगर कोई भी एक फुलफिल, जैसे अगर मेरी तीन साइड इक्वल हो गई, भी मैं दिखाता हूं एक-एक, तो दो एंगल और एक साइड से डबल एएस भी बन सकता है। अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि 3 5 4 3 5 4 है कंडीशन दे देते हो। क्या 6 कंडीशन कि ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इस, भले मुझे 3 दी हुई थी लेकिन अब बाकी 3 भी होगी, मैं समझ जाऊंगा अपने आप। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, मैं तुझे भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, तुझी को देख कर लिखता हूं जब भी लिखता हूं, अब लग रहा हूं तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जेंट ऑल ऑफ यू बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका क्लास 9 की गणित मंजरी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है ना, आपको जिसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऑलरेडी। वैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 8 तक पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ गणित मंजरी का, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 5 में कुछ स्पेशल सी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता है प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, वो आ रही है ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से। वो कॉन्ग्रुएंसी हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए हमें ना तो थ्योरम्स की प्रूविंग समझ में आ पाएगी, ना तो हमें क्वेश्चंस के दौरान जो चीजें हो रही है वो समझ में आ पाएगी। छोटी सी चीज होती है, अगर आप उसे समझ लोगे अभी तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर, न केवल ये वाला सर्कल्स वाला, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स वाला, ज्योमेट्री का सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों, आगे की क्लास में बहुत रोल है इसका, ठीक है ना। आगे जब सिमिलैरिटी वगैरह पढ़ते हो ट्राइंगल की, बहुत प्यार से देखेंगे एक एक करके कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। ट्राइंगल के बारे में स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक से लेकर के, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पे फोकस मारूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल के और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पर फोकस मारने वाला। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हम सभी जानते हैं ट्राइंगल यानी ट्राई एंगल, यानी जिसके पास 3 एंगल होते हैं। क्या सिर्फ 3 एंगल होते हैं? नहीं मास्टर, 3 एंगल के साथ 3 साइड्स भी होती है। तो कुल मिलाकर किसी ट्राइंगल के 6 लक्षण होते हैं बच्चों। वो 6 लक्षण कौन से हैं? 3 एंगल। एंगल कौन से? जैसे ये एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो तीनों एंगल डिफरेंट दिखाई दें, अलग अलग होंगे, यानी कि जनरलिटी को हम मान रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया ये 1 है, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स है, दिखाने के लिए सिंबॉलिक तरीके से कि 3 अलग अलग एंगल्स हैं। इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते समय बच्चों, ज्योमेट्री में, जैसे एंगल BAC बराबर एंगल CAB होगा, यानी BAC। जब मैं कह रहा हूं BAC तो मैं इस A की बात कर रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाइयों, मैं एक हाइलाइटर ले ही लेता हूं आपके लिए, अभी याद रखोगे। जब हम BAC की बात कर रहे हैं यानी कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम इसी को CAB भी बोल सकते हैं, यानी कि CAB और BAC एक ही बात है, और वो एंगल किसकी बात कर रहा है? A की, जो उन दोनों के मिडिल में आ रहा है। जैसे इसके मिडिल में A आ रहा है, इसके मिडिल में भी A आ रहा है, तो वो A की बात कर रहा होगा। तो जब हम कभी एंगल A बोलेंगे ना तो हम सीधे एंगल A नहीं बोलते, उसका मोर प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, एंगल BAC बोलो या फिर एंगल CAB बोलो। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हैं मास्टर कि मुझे अगर इसको बोलना है एंगल B को, तो मैं बोलूंगा आप इसको ऐसे बोलो ABC। कुछ भी करो, वो जिसको आप बोलना चाहते हो वो बीच में आए। तो इस बार ABC, या तो फिर आप बोलोगे मास्टर ABC या तो फिर CBA, या तो आप इसे ABC बोलो या आप इसे CBA बोलो, दोनों एक ही बात है और वो एंगल B की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप बोलोगे मास्टर जी हमें बोलना है इस बार किसको, एंगल C को, तो एंगल C को पहले खुद सोचो। क्या आप खुद सोच पा रहे हो? क्या आपकी नजरें बोल पा रही हैं कि मास्टर ये ACB ऐसे होना चाहिए, देखो C बीच में आ गया, या फिर यहां से चले जाओ BCA, अभी भी C बीच में आ गया। तो कहने का मतलब है ACB बोलो या BCA बोलो मेरे भाई, वो एंगल C की बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, आपको एंगल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, कि एंगल A किसको बोल रहा है, एंगल B, एंगल C किसको बोल रहा है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाकी 3 लक्षण तो हमने देख लिए। 3 लक्षण है इसकी, 3 साइड्स। साइड्स कौन सी? जैसे एक AB साइड हो गई, एक BC साइड हो गई और एक CA साइड हो गई। यहीं पर एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, आगे जाकर के यूज करेंगे। किसी एंगल की ऑपोजिट साइड या किसी साइड का ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये एंगल B है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? एंगल B के ऑपोजिट में जो साइड है कौन है? AC है। सिमिलरली एंगल C के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? AB साइड है। C के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? AB साइड है। सिमिलरली A के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? BC साइड है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जब एंगल A की बात कर रहे हो तो ABC में से A को हटा के जो बच गया वो बोल दो, लेकिन ऐसा क्यों बोलूं मैं आपको सीधे सीधे दिखा दिखा के बोल रहा हूं। सिमिलरली कोई बोलेगा BC साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? BC साइड का ऑपोजिट एंगल A है। अब आप मुझे बताओगे कि अगर मैं बोलूं AB साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, तो आप टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताओगे कि मास्टर AB साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो ये है, बताओ मुझे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन उससे पहले एक जहां पर भ्रम रह जाता है बच्चों को, वो ये वाली चीज है। अगर बच्चों हम यहां पर देखेंगे, जैसे ये PQR है फॉर एग्जांपल, और ये है SQR। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि यहां पर ये S नहीं है, सिर्फ PQR है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि BAC इतना लंबा ना बोल के सिर्फ A बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि BAC इतना लंबा ना बोल के सिर्फ एंगल A बोल सकते हैं। तो अभी किसी बच्चे के मन में ऐसा आ जाता है ख्याल कि यार वो, अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं एंगल Q, तो एंगल Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि PQR के लिए भी Q बीच में है और SQR के लिए भी Q बीच में है।
तो क्या इस बार ये कहना सही रहेगा कि SQR और Q एक ही हो गया या फिर PQR और Q एक ही हो गया? नहीं हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट भी बच्चों देखना होता है अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि मास्टर ने बता रखा जो बीच में वही एंगल होता है तो होता है तो होता है, बस मास्टर ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है। मेरे भाई अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट चीजें बदलेंगी, क्योंकि इस केस में PQR भी क्लेम कर रहा है कि Q मेरे बीच में है और SQR भी क्लेम कर रहा है कि Q मेरे बीच में है, इसलिए सिर्फ Q लिख के कंफ्यूजन पैदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा एंगल PQR इधर, या फिर हम अगर एंगल SQR को दिखा रहे हैं तो एंगल SQR जो हमें दिखाना है। छोटी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे फेमस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP। आप लिख देना यहां पे प्लीज, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है मेरे भाई वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे तरह तरह से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज। तो हम देखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C कितना होता है 180, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का। आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहा हूं सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, मतलब खाली देखना चाह रहा हूं। जैसे ये इंटीरियर एंगल का सम है 180 डिग्री, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता होगा? ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया आपके लिए, मुझे नहीं पता बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बट बता देना, देखते हैं। मुश्किल नहीं है लेकिन किया जा सकता है छोटी छोटी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करके। हिंट भी दे देता हूं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी जो होती है उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम आगे बढ़े तो आपको ये बात भी समझ में आ गई। अगर आपको लगता है समझ में आ गया, इस होमवर्क क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में बिना किसी चीटिंग के। अगर एक एंगल 20 एक एंगल 60 है तो ट्राइंगल का ये जो तीसरा बचा हुआ ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है कितना वैल्यू रखता होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी बच्चों कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जिस चीज को हम डुप्लीकेट कहते हैं, जिस चीज को हम जुड़वा कहते हैं, जिस चीज को हम कॉपी कहते हैं, हम कहते हैं नहीं उसकी एकदम कॉपी है, वो उसका एकदम डुप्लीकेट हो गया, जेरोक्स हो गया एकदम। तो मेरे भाई ये सारी चीजों को मैथमेटिक्स वैसा ना बोल करके कॉन्ग्रुएंट बोलती है। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिर्फ मतलब होता है डुप्लीकेट। जैसे मेरे पे आपने कंट्रोल C दबाया और यहां पर कंट्रोल V दबाया, तो मेरा जैसा एक और यहां पे खड़ा हो जाएगा, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब कॉपी हो जाएगा, बस एग्जैक्ट कॉपी होता है इसका मतलब। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हमने देखा डुप्लीकेट होता है या कॉपी होता है या जुड़वा होता है। अब जैसे दो ट्राइंगल की बात करूं, मैंने ये ट्राइंगल बनाया था और मैंने जब इसको फॉर्म किया था, मैंने बताया क्या ट्राइंगल बनाया, जस्ट कॉपी कर दिया। ऐसे यहां पे इसमें क्या होता है ना, कॉपी का बटन होता है, जैसे इसमें कॉपी का ऑप्शन होता है, मैंने ऐसे करके कॉपी कर दिया। देखो इसके ऊपर वो देखो ओवरलैप हो भी रहा होगा क्योंकि मैंने कॉपी किया था ना उसे, टेक्स्ट तो अलग थे इसलिए, बाकी देखो एकदम ओवरलैप हो गया क्योंकि उसका कॉपीड वर्जन था, इसीलिए वो उसमें कॉपी हो गया। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों क्योंकि कॉपीड है इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मैथ्स कहती है यार कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कौन लिखे, बार बार कुछ सिंबल बनाओ यार। हमने कहा दो डंडे बना के उसके ऊपर से एक मूंछ बना दो, दो डंडे बना के उसके ऊपर से एक मूंछ बना दो, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन लिखने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, लिखने के भी कुछ रीति रिवाज नियम कायदे कानून है बच्चों। ABC ट्राइंगल PQR के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये ट्राइंगल ABC जो लिखा है, क्या मैं इसे ट्राइंगल CAB तो बोल सकता हूं? मतलब चाहे आप ABC बोलो, चाहे आप BAC बोलो, चाहे आप CAB बोलो, ट्राइंगल तो एक ही है ना। गलत कह रहा हूं क्या मैं? अगर ये ट्राइंगल को कोई ABC कह रहा है, कोई इसको BCA भी कह सकता है, कोई इसे ट्राइंगल CAB भी कह सकता है, गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं कह रहा। लेकिन जब हम लिख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम फिर मेक श्योर करेंगे कि उसका ऑर्डर परफेक्ट हो। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल ABC अगर PQR के कॉन्ग्रुएंट था तो PQR ही तो QRP है मास्टर, क्योंकि PQR ट्राइंगल और QRP ट्राइंगल एक ही तो है, तो उसके भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। नहीं, ट्रायंगल वाइज दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, चाहे आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो, लेकिन लिखते समय आप ऐसा कभी भी नहीं लिखोगे। ये लॉजिकल बात है, कोई ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, फिर चाहे आप ABC ट्राइंगल को बोल दो QRP के कॉन्ग्रुएंट है, ABC को बोल दो PRQ के कॉन्ग्रुएंट है, कुछ भी बोल दो, कॉन्ग्रुएंट तो वो है, उसमें तो कोई दो है। लेकिन लिखते समय जब हम ये लिख रहे होते हैं, इसके लिखने का भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, इसके लिखने का भी बच्चों अपना एक मीनिंग होता है। तो जब मैंने ये लिखा है तो इसके कुछ मायने हैं, अगर वो मायने आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे ये क्यों नहीं लिखा जा सकता है। मायने है ये, यानी कि जब कोई कहता है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि इस ट्राइंगल के, क्योंकि 6 के 6 लक्षण उस ट्राइंगल के 6 के 6 लक्षण से मैच करते हैं। 6 लक्षण मतलब 3 एंगल उसके 3 एंगल के बराबर हैं और इसकी 3 साइड उसकी 3 साइड के एग्जैक्ट बराबर है। और वो पता कैसे करते हैं? जैसे आप देखोगे इसके ट्राइंगल के शुरुआत के 2 ले लो AB, इसके शुरुआत के 2 ले लो PQ बराबर है, बाद के 2 ले लो BC, बाद के 2 ले लो QR बराबर है, पहला तीसरा AC ले लो, पहला तीसरा PR ले लो, ये कह रहा है बराबर है। तो ये क्यों, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर, क्योंकि यहां बच्चों मायने रखता है। ये एक तो ना, ये मुझे ना, एक तो ये चक्करबाजी है,
मेरी यही पूरी नहीं हो पाती, क्या ही पढ़ाऊंगा, चल इधर देख। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा बच्चों कि अगर ये ऑर्डर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी बात समझ लो, यानी कि इस ऑर्डर को देखकर ही आप डिसाइड कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप मेरी बात को एक बारी के लिए समझो कि अगर मैंने उसी चीज को लिख दिया होता ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यूपीआर के, तो अब क्या सेंस निकलता कि ए बी बराबर है क्यूपी के और बी सी बराबर है पी आर के और ए सी बराबर है क्यू आर के। ये सेंस निकलता। ये सब गड़बड़ा गया क्योंकि असलियत में ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके ही बराबर है। असलियत में ऐसा ही है, यानी ए बी असलियत में पी क्यू के ही बराबर है, बी सी असलियत में क्यू आर के ही बराबर है और ए सी असलियत में पी आर के ही बराबर है। लेकिन जब आप ये लिखते हो तो आप उल्टा पुल्टा कर देते हो। आप बोलते हो कि ए बी बराबर हो गया पता नहीं किसके, क्यूपी के। क्यूपी कहां है भाई? चल ए बी और क्यूपी तो मैच करा, ए बी और क्यूपी तो मैच करा, लेकिन बी सी क्यू आर के बराबर होना चाहिए था, लेकिन बीसी यहां क्या हो गया? पी आर के। और सिमिलरली एसी भी डिस्टॉर्ट हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसीलिए बच्चों जब भी हम लिखते हैं कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो उसका अपने आप में मैथमेटिकल मतलब होता है। या दूसरे शब्दों में जब आप ये लिख रहे होते हो आप 6 कंडीशन दे देते हो। क्या 6 कंडीशन? कि ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड, यानी पहली दूसरी के, दूसरी तीसरी के, पहली तीसरी के बराबर होंगी। साथ में पहला एंगल पहले एंगल के, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर होगा। यानी आप कह रहे हो कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के और जो एंगल सी है वो एंगल आर के। तो एक जैसा दिखाया, इसको एक एक दिखाया ताकि एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। तो आप समझ रहे होंगे पूरी कहानी का सिर्फ निचोड़ ये है कि जब भी पता चल रहा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास एक जबरदस्त बात आ जाती है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं बाई सीपीसीटी। हम बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम कहते हैं अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो 100% उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उनके किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पक्का बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब उसकी साइड्स उसकी साइड के बराबर होगी, उसके एंगल्स उसके एंगल के बराबर होंगे। यह चीज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय बहुत देख रहे होते हैं बच्चों, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि जड़ है पूरी ज्योमेट्री की। मैं कह रहा हूं फिर से, जड़ है पूरी ज्योमेट्री की, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं अगर ये समझ नहीं आया तो। ठीक है ना? हाँ, और बहुत सिंपल सी बात है, तो इसीलिए ऑर्डर बहुत मायने रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया क्या? अभी कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है दो ट्राइंगल के बीच में, क्राइटेरिया क्या? आप बोलोगे मास्टर यार क्राइटेरिया क्या होता है? अगर आपने बोला कि कॉन्ग्रुएंसी हमें निकालनी है तो हमें 6 लक्षणों को मैच करना पड़ेगा। क्या इसके 3 साइड इसके 3 साइड के बराबर हैं? क्या इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के बराबर है? अगर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैंने कहा भाई ये लंबा काम नहीं लगता आपको 6 कंडीशन को पता करना। आपने बोला हाँ मास्टर पर लगता तो है। मैंने कहा इसको 50% कर देते हैं, अपने काम को आधा कर देते हैं। आपने कहा मतलब? मैंने कहा सिर्फ 3 बातें पता करेंगे, 6 बातें पता नहीं करेंगे, सिर्फ 3 बातें पता करेंगे और 3 बातें पता करते ही हम ये तय कर देंगे कि ये है कॉन्ग्रुएंट। बाकी 3 को चेक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कहते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कि कोई अगर प्रणव मास्टर से पढ़ रहा है तो टॉप तो मारेगा ही। तो अब ये नहीं पूछेगा कोई कि तूने टॉप मारा कि नहीं मारा, सामने वाला सिर्फ पूछेगा प्रणव मास्टर से पढ़ा था। अगर उसने हाँ कह दिया तो समझ गया हाँ भाई टॉप मारा, उसने पूछने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे अगर उसने पूछा प्रणव मास्टर पढ़ा, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता, वो बोला चल छोड़ हटा समझ गई, हटा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से देयर विल बी ओनली 5 सच क्राइटेरियाज हमारे पास मौजूद हैं। यानी इन 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो और हर एक क्राइटेरिया के लिए आपको 3 ही चीज चेक करनी है, या तो पहले से, या तो दूसरे से, या तो तीसरे से, या तो चौथे से, या तो 5वें से। आप किसी भी क्राइटेरिया को अगर आप देख रहे हो कि वो वैलिड हो रहा है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल पक्का कॉन्ग्रुएंट है। आपको बाकी 3 चेक करने की जरूरत नहीं। समझ नहीं आ रहा होगा? इधर देखो, ये कह रहा हूं मैं SSS, SAS, ASA, AAS, RHS, ये हमारे पास 5 क्राइटेरियाज है बच्चों। क्राइटेरिया है, क्राइटेरियाज नहीं। क्राइटेरियन सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है। तो यहां पर ये देख रहे होंगे ये अलग अलग क्राइटेरियंस आपको दे रखे हैं। ये अगर कोई भी एक फुलफिल, जैसे अगर मेरी 3 साइड इक्वल हो गई, भी मैं दिखाता हूं एक एक करके, तो फिर मैं चेक ही नहीं करूंगा बाकी 3। जैसे मैं बताता हूं, चलो आ जाते हैं पहले में। पहला है SSS क्राइटेरिया। ये कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल आपके सामने रखे हैं, अब देखने से एकदम बराबर लग रहे हैं क्योंकि मैंने कॉपी किया उसे, तो आप तो सीधे कह सकते हो अगर आपको वैसे पता है। अभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसका 5, इसका 5, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका, तीनों साइड्स बराबर है और तीनों साइड्स बराबर है तो SSS। लेकिन मास्टर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, किसने बोला? क्योंकि मैंने क्या कहा, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएगा जब वो 6 के 6 लक्षण पूरे करे। 3 लक्षण पूरे हो रहे हैं, कौन से? 3 साइड्स का इक्वल होना। दिख रहे हैं आंखों से कि 4 4, 3 3, 5 5, तीनों साइड्स बराबर है। तो जनरल नॉलेज से सोचो क्या ये कॉपीड है, क्या ये डुप्लीकेट है? जनरल नॉलेज से पहले सोचो। और मैं कहता हूं हाँ ये कॉपीड। आप बोलोगे वो आपने 3 एंगल तो चेक नहीं किए। मैं बोलूंगा चेक नहीं करूंगा। आप बोलोगे क्यों? मैंने कहा भैया मैंने पढ़ी थी ना बचपन में मैथमेटिक्स, इसीलिए मुझे कुछ बातें पता है कि 3 एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। आपने कहा मास्टर ऐसे कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा ऐसे इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हमें फैक्ट पता है। फैक्ट क्या है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि ऑपोजिट साइड के, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो आप, ये 3 सेंटीमीटर का ऑपोजिट एंगल ये है, तो यहां पे भी वो इक्वल साइड कौन सी है 3, इसका भी ऑपोजिट एंगल उसके बराबर होगा। ऐसे ही अगर यहां 4 सेंटीमीटर साइड है, वहां भी 4 है, तो यहां 4 का जो ऑपोजिट है वहां भी 4 का ऑपोजिट वही वैल्यू रखेगा। ऐसे ही बच्चों अगर यहां 5 सेंटीमीटर है, यहां भी 5, यानी इक्वल साइड्स हैं दोनों की दोनों, यानी कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन है, ये, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन है, ये, और ये एंगल आप देख रहे होंगे इक्वल होगा ही होगा। ये थ्योरम हमने पहले बचपन में पढ़ी हुई है। तो हम यहां से कह पा रहे हैं कि 3 साइड्स अगर इक्वल थी तो हमें 3 एंगल को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अगर बोलेंगे कि 3 साइड्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली क्यों 3 एंगल भी बराबर होंगे, तो 6 के 6 लक्षण मीट कर गए। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम बच्चों सीधे कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एक ही मतलब निकलता है, शुरुआत के दो के बाद के दो क्या पहला तीसरा पहले तीसरे के बराबर होगा, और पहला एंगल पहले एंगल के, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर होगा। और इस तरीके से बच्चों बात निकल के यहां पर आ रही है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही थी, मेरे दिमाग से निकल गई हो फटाफट से, अभी आ रही थी, अभी निकल गई, लेकिन अभी आगे पे क्या पता दोबारा आ जाए। तो आई होप आपको ये बात फिलहाल समझ में आ गई कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया बहुत अच्छा। हाँ, एक बात जो आ रही थी वो आ गई। अगर बच्चों 2 ट्राइंगल के 3 एंगल्स बराबर हैं, यानी ट्रिपल ए क्राइटेरिया नहीं होता। मैं आपको हल्का सा बताने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितना समझते हैं। जैसे सोचो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर, मतलब इसके तीनों एंगल्स, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने ना जस्ट इसको कॉपी मार दिया, यहां पे एकदम कॉपी, अभी रेप्लिकेट हो रखा है इसका। मैंने कुछ नहीं किया, इसको सेम प्रपोर्शन में, सेम रेशियो में सिर्फ बढ़ा दिया, सिर्फ इसको मैग्नीफाई कर दिया, सिर्फ उसको एम्पलीफाई कर दिया। तो आप अगर थोड़ा ना जनरल नॉलेज से सोचोगे, इंट्यूशन बेसिस पे, मैंने इसके एंगल्स को बढ़ाया घटाया नहीं है, एंगल्स वही हैं, मैंने सिर्फ इसका रेशियो बढ़ा दिया। ये समझो कि मैंने इसको इसका 2 टाइम्स कर दिया। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो एंगल था, एंगल सेम रहे, एंगल नहीं बदले, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन एंगल नहीं बदले, यानी एंगल तो सेम है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, नहीं ना। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से कोई गारंटी नहीं होती, ट्रिपल ए कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि 2 ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होने के बावजूद भी वो एक अनइक्वल जैसे हो सकते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं। समझ रहे हो आप, एक ट्रायंगल था, आपने उसको एम्पलीफाई कर दिया, टॉर्च मारा डोरेमोन वाला, वो बड़ा हो गया, उसी रेशियो में बड़ा हुआ, उसी रेशियो में वो बड़ा हुआ। जैसे कहने का मतलब है, ऐसे समझिए, जैसे इसकी ये साइड 1 थी, ये 2 3, ये 3 थी, तो अब मैंने इसको 2 गुना किया तो ये 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई। तो एंगल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, एंगल सेम रहे, बट अपना ट्राइंगल बदल गया। तो इसीलिए ट्राइंगल के एंगल सेम हो जाए तीनों और वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये गलत बात है, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया जैसा कुछ नहीं होता। हां, ट्रिपल एस अगर है, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स को पक्का 100% इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसीलिए ट्रिपल एस क्राइटेरिया होता है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया नहीं होता। अब बढ़ते हैं एसएएस क्राइटेरिया, यानी कि एक साइड होगी और उसके बीच में एक एंगल फंसा होगा, यानी 2 साइड्स के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल होगा। दिखाता हूं कैसे। ऐसे ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, 2 इक्वल साइड्स दिख रही है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 इक्वल साइड्स के बीच में बच्चों क्या फंसा हुआ, एक इक्वल एंगल फंसा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो, ये एंगल कुछ भी कह दो, इसका नाम थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी कह लो। तो अब क्या दिख रहा है, इसमें हम सीधे कहेंगे, फिर से हम कहेंगे बाय एसएएस क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल रेप्लिकेटेड है, डुप्लीकेटेड है, कॉपीड है। आप बोलोगे मास्टर हम नहीं मानते। मैंने कहा क्यों मानोगे, तुम मेरी बात क्यों सुनोगे। इधर देखो, चलो। तो दादा अभी हमने फैक्ट पढ़ा कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, तो इसके सामने वाले एंगल भी पक्का बराबर होने चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे बताओ। होंगे पक्का। ऐसे ही अगर ये 3 है, ये 3 है, तो इसका ऑपोजिट जो भी एंगल होगा वो भी पक्का उसका भी होगा, कि वही लग गया। तो आप दोबारा से देख पा रहे हो कि आपने कर क्या दिया, आपने फिर से कहीं ना कहीं क्या कर दिया, इसके 3 एंगल्स तो आपके बराबर हो गए और यहां पे 2 साइड्स बराबर, तो तीसरी साइड को भी बराबर होना ही पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर ये तीसरा एंगल यहां पे बचा हुआ है, एक सिर्फ 30 और ये भी 30, तो ये साइड को हो ना हो बराबर होना ही पड़ेगा। और क्या चाह रहा है इसके पास, इस साइड को बराबर होना ही पड़ेगा। ट्रिपल एस पे फिर से चले गया, क्योंकि तीनों एस हो गए, तीन की तीन साइड बराबर हो गई, 3 के 3 एंगल बराबर हो गए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर जूम इन करके देखना, जूम आउट करके देखना बीच बीच में चीजों को, मेरी बातों को हिंट के तौर पे लेना, लिटरली वर्ड टू वर्ड मत लेना, थोड़ा बहुत खुद का एनालिसिस भी करना। समझ में आ रही बात। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बात बोल रहा हूं बाद में, वरना मैं सिर्फ इतना बोल के निकल सकता हूं कि एसएएस क्राइटेरिया क्या है।
तो इसकी सीधी सी पहचान है कि दो साइड्स अगर इक्वल दिख रही हैं और उनके बीच में फंसा हुआ इंक्लूडेड एंगल भी अगर इक्वल हो रहा है तो ये दोनों ट्राइंगल बिना किसी डाउट के क्या है बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। एक बात और, वो बात क्या कि अगर मैं कहूं कि ये वाला 3 की जगह 5 हो गया और ये वाला 5 की जगह 3 हो गया तो क्या होगा? आप बोलना कुछ नहीं होगा, अभी भी कॉन्ग्रुएंट है। बात तो अभी भी वही है ना कि 3 और 5 के बीच में 30 डिग्री था, अभी भी 3 और 5 के बीच में 30 डिग्री है। क्या फर्क पड़ता है कि वो इधर था उधर था? तो इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 3-5 इधर होगा या उधर होगा। वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए जानबूझ के ऐसा रख रखा, वरना मैं जानबूझ के ऐसा भी रखता हूं कई बार ताकि बच्चों के मन में जबरदस्ती का डाउट है। तो मैंने क्लियर कर दिया डाउट की, और दो इक्वल साइड्स के बीच में फंसा हुआ एंगल इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड का ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे एसएस क्राइटेरिया था तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये एबीसी ट्राइंगल उसके बराबर होगा पक्का। अब आप मेक श्योर कर सकते हो, ये लिखते हैं कि ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के बराबर होगा, और एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और यही चीजें हमने वहां पर देखी थी, आप पीछे मैच कर सकते हो जो हमने पढ़ा। अब हम बच्चों बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, ए एस ए क्राइटेरिया। अभी हमने पढ़ा था एस ए एस क्राइटेरिया, यानी कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल फंसा था। इस बारी में दो एंगल्स के बीच में एक साइड फंसी होगी, कैसे करके? ऐसे करके दो एंगल्स हैं और वो दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड है, दो एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है, दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड है। यानी कि इस वाले क्राइटेरिया में आप देखोगे दो इक्वल एंगल्स दिख रहे हैं और इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो सीधे बोलोगे डबल ए, सीधे बोलोगे ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यानी इस बार साइड सैंडविच हुई है दो एंगल्स के बीच में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एंगल साइड एंगल से हम सीधे बोलेंगे और आपको कोई डाउट की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे समझ में आता है मेरे भाई। आप बहुत तरीकों से एंगल हम प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो कि ये 40 से 30 से 70 हो गया तो फिर ये कितना होना चाहिए, आप डायरेक्टली समझ सकते हो ये 110 होना चाहिए। आप वैसे ही समझ सकते हो ये 110 होना चाहिए, ये भी 110 होना चाहिए, ये हो गया, तीनों एंगल्स बराबर हो गए। ऐसे ही मतलब अभी हम इसके ज्यादा उस पर नहीं जा रहा क्योंकि तीनों एंगल बराबर होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो हो गया, बट मैंने दिखा दिया कि देखो तीन बराबर हो गए, बाकी चीजें भी हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अगर मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यार ए ऐसे का मतलब है दो एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल हो गई, तो हमारा आंसर। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 30-40 है तो ये 30-40 होना चाहिए, ये 40-30 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 40-30। अब आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया में जिसका नाम है मतलब एएस क्राइटेरिया में भी वही रिजल्ट आएंगे जो आ रहे थे कि कॉन्ग्रुएंट है आपस में। अब बच्चों हमारे पास आता है डबल एएस क्राइटेरिया। इस समय भी हमारे पास दो एंगल और एक साइड थी, इस समय भी दो एंगल एक साइड है, लेकिन इस बार डबल एएस है। यानी कई बार क्वेश्चन में आप मतलब इसमें कोई ऐसा फर्क ऐसा खास नहीं है, बट क्राइटेरिया पहचानने से पता चल जाता है कि तुम्हारी समझ क्या है। क्योंकि इसमें भी क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं दो एंगल एक साइड है, यहां भी दो एंगल एक साइड, तो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि तुम्हें सच में पता है कि तुम बस तुक्के मार रहे। डबल एएस का मतलब क्या होगा, इस बार साइड सैंडविच नहीं होगी, बीच में दो एंगल्स होंगे, कोई भी इक्वल होंगे, और कोई भी एक साइड जो नॉन इंक्लूडेड हो। नॉन इंक्लूडेड मतलब वो सैंडविच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आप देखोगे दो एंगल्स बराबर है और जो साइड बराबर है वो नॉन इंक्लूडेड साइड है, वो नॉन इंक्लूडेड साइड है जो बराबर है। यानी ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हो रहे हैं और कोई भी एक साइड जो कि नॉन इंक्लूडेड हो, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक बराबर हो रही है, तो हम कहेंगे ये डबल एएस लग रहा है। अगर मास्टर वो ये हो जाती तो फिर पीछे वाला केस हो जाता एएसए, तो वो एएसए क्राइटेरिया हो जाता। तो दो एंगल और एक साइड से डबल एएस भी बन सकता है और एएसए भी बन सकता है। मैटर करेगा कि वो इंक्लूडेड साइड है जो इक्वल है या नॉन इंक्लूडेड साइड है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये नॉन इंक्लूडेड साइड जब भी बच्चों होगी और दो एंगल कोई भी इक्वल होंगे और उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड, तो हम उसे डबल एएस क्राइटेरिया कहेंगे। सिंपल हो गया, क्राइटेरिया फुलफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है आरएचएस क्राइटेरिया। तो आप समझ रहे होंगे जब भी मैं कह रहा हूं कि दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने का फिर मैं मतलब वही कह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो गई। क्या कहते हैं इसे? सीपीसीटी। यानी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके 6 के 6 पार्ट भी इक्वल होंगे। इसको क्या कहते हैं? बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो जैसे इसी केस में ना, अगर मैं बोलूं कि एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया, आप मेरे से बोलोगे कैसे बोल दिया आपने? मैं बोलूंगा बाई सीपीसीटी, मैं बोलूंगा बाई सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा एस, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी जो था वो कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो अब इस ट्रायंगल के जो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब ना केवल ये इसके बराबर होगा बल्कि बीसी वाली जो साइड होगी वो क्यूआर वाली साइड के बराबर होगी। जबकि मुझे यहां पर बीसी और क्यूआर के बारे में नहीं दे रखा, बट मैं फिर भी बोल पा रहा हूं कि बराबर होगी क्योंकि मैंने देखा लास्ट के दो के बराबर होंगे। बाय सीपीसीटी मैं ऐसा कह पा रहा हूं।
क्योंकि मुझे पता है अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया वो 6 की 6 कंडीशन बराबर होगी, भले ही मुझे 3 दी हुई थी लेकिन अब बाकी 3 भी होगी, मैं समझ जाऊंगा अपने आप से। अब बच्चों आरएचएस, पता नहीं क्यों बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, जबकि ये बहुत ईजी होता है, पता नहीं क्यों रहता है। आरएचएस का मतलब बच्चों राइट हैंड साइड नहीं, यहां पर राइट हाइपोटेनस, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड होता है। क्या? राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। यानी सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जब दिखेंगे तभी आप इस क्राइटेरिया के बारे में सोचोगे। यानी कि ये क्राइटेरिया की पहली शर्त है कि राइट एंगल्ड होना चाहिए तीनों में से कोई एक एंगल। तो राइट एंगल्ड, एच का मतलब हाइपोट्यूनस और साइड का मतलब बाकी बची हुई कोई भी दो में से एक साइड। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोट्यूनस उसको कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहती है, उसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हाइपोट्यूनस। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है कि राइट एंगल्ड होने चाहिए दोनों ट्राइंगल, तो एंगल बराबर हो गए 90-90। हाइपोट्यूनस यानी दोनों के हाइपोट्यूनस भी सेम होने चाहिए, यानी इसका अगर 5 है तो उसका भी 5 होगा। अब बची कितनी साइड? दो साइड्स बची हैं ट्राइंगल की, क्योंकि हाइपोट्यूनस कंसीडर कर ली गई है। अब बची हुई दो साइड में से कोई भी एक उसकी किसी भी एक के बराबर हो जाए तो साइड बराबर हो जाए। ये तीसरा वाला कोई भी एक साइड के लिए, कोई भी मतलब 3 में से नहीं, 2 में से एक साइड, क्योंकि एक ऑलरेडी बिजी हो चुकी है हाइपोटेन्यूस वाली। तो ये कहता है राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए, और अगर साइड भी इक्वल हो गई तो ये कहता है कि आपको चेक करने की कुछ जरूरत नहीं है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखो कि जैसे यहां पर राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस बराबर है और ये 3 इस 3 के बराबर है, तो हम कहेंगे साइड भी बराबर हो गई, हाइपोटेन्यूस भी था, राइट एंगल भी था, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसी बच्चे को अगर डाउट है कि मास्टर अगर ये वाला 3 नहीं है, फॉर एग्जांपल ये वाला 3 है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका ये दिख रहा है तो उसका भी ये दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूस बराबर है, राइट एंगल दोनों में है, साइड कोई भी एक बची हुई दोनों में से कोई भी एक बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से क्राइटेरिया से फुलफिल हो गया। आप इसके पीछे का लॉजिक समझोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत क्लियर लॉजिक है। आपने क्या पाइथागोरस थ्योरम समझी है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम जो पीजीटी कहते हैं हम, जिसे पाइथागोरस थ्योरम, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। बहुत सिंपल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, यानी एसी का स्क्वायर मस्ट भी इक्वल होना चाहिए इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। मैंने लिख दिया यहां पे, तो जो जो वैल्यूज थी वो डाली और बीसी स्क्वायर मेरे पास निकल गया। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, प्लस माइनस में निकलता लेकिन साइड है तो प्लस वाला कंसिडर किया। तो बीसी बराबर कितना समझ में आ गया मुझे? बीसी बराबर मुझे समझ में आ गया कि 4 सेंटीमीटर निकल गया, मैं लिख नहीं रहा। सिमिलरली मैंने पीक्यूआर ट्राइंगल में लगाया, पीआर का स्क्वायर बराबर पीक्यू का स्क्वायर प्लस क्यूआर का स्क्वायर, और जैसे ही मैंने वैल्यूज को फेंका मुझे क्यूआर बराबर 4 सेंटीमीटर मिल गया। यानी मुझे यह दिखा कि जितना बीसी दिखा उतना ही मुझे क्यूआर भी ऑटोमेटिकली मिल गया। वो क्यों मिल पाया? क्योंकि दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल की बराबर थी, तो तीसरी को बराबर होना निश्चित था। क्योंकि दो साइड, अगर आप थोड़ा अंदर जाके समझ रहे हो, अगर 3 में से 2 साइड बराबर ही हैं तो आप देखो कि सेम ही कैलकुलेशन हो रहा है। इसके बाद तो कैलकुलेशन सेम ही हो गया ना, क्योंकि 5 5 3 3 सेम ही हो गया, कैलकुलेशन होना ही था बराबर। अब इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि 3 5 4 3 5 4, ये कहीं ना कहीं पहले क्राइटेरिया की तरफ शिफ्ट हो गया, एसएसएस। तो आरएचएस क्राइटेरिया का एक्सटेंशन आपको ट्रिपल एस क्राइटेरिया में ले जाता है एक्चुअली, इसीलिए। और ट्रिपल एस क्राइटेरिया का मतलब तय था कि अगर 3 साइड इक्वल हैं तो 3 एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप लगे हाथ 6 की 6 बातें बता पा रहे हो यहीं से देख के। सिर्फ इन 3 बातों से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड से, आपने तय कर लिया कि अगर ये 3 बातें होंगी तो ये तीसरी साइड भी इक्वल आपने दिखाई दी एक तरह से। और अगर तीनों एस बराबर हो गए, ट्रिपल एस अगर लग गया तो ट्रिपल ए भी होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते ही है, पहला क्राइटेरिया। तो 6 की 6 कंडीशन निकल के आ गई सिर्फ इन 3 बातों से। आपको इतना लंबा समझना नहीं है, वो कुछ बच्चों के लिए था जो क्यूरियोसिटी रखते हैं। अदरवाइज आरएचएस क्राइटेरिया बहुत सिंपल हो गया। एक राइट एंगल चाहिए दोनों ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस दोनों की इक्वल होनी चाहिए, और साइड जो होगी कोई भी एक साइड बची हुई 2 में से इक्वल होगी, तो हम कहेंगे आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बच्चों अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है, क्योंकि इसके बाद हमारा असली कार्यवाही शुरू होने वाली है सर्कल्स और क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्योंकि ये पढ़ना बहुत एसेंशियल है। अपनी जो नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है उसमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी होगा। कोई बच्चा सोचता है मैं सर्कल पढ़ लूंगा बिना ट्राइंगल के, इस चीज को पढ़े, नहीं कर सकता। क्वाड्रिलेटरल पढ़ लूंगा, नहीं कर सकता मेरे भाई। और जिसने ये कर लिया, यकीन मानो, ट्रस्ट मी, कसम से कह रहा हूं, 80% काम तुम्हारा यहां हो जाता है। मुझे क्वाड्रिलेटरल के लिटरली थ्योरम्स जब मेरे दिमाग में आ रही है, कोई एक थ्योरम होगी जो बिना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की हो रही है, क्राइटेरिया की हो रही है, वरना सारी की सारी थ्योरम्स की प्रूविंग जो क्वाड्रिलेटरल की होती है वो ट्राइंगल के इसी से होती है। इवन अभी अगर सर्कल की थ्योरम मैंने कराई थी, तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उसको, सर्कल की थ्योरम की। मैं क्या करता हूं, थ्योरम पहले प्रूव नहीं करवाता, उनकी अंडरस्टैंडिंग देता हूं। तो उसमें तुम बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, मास्टर इनको प्रूव भी करो। तुम्हें पता है मैं उन्हें प्रूव करने जा रहा था, इसलिए मुझे ये पहले कराना पड़ा,
क्योंकि मुझे फील नहीं आएगा अंदर से कि यार मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। अब मैंने पढ़ा दिया ना, अब सर्कल की थ्योरम्स प्रूव कराऊंगा, पहली ही थ्योरम में तुम्हें क्राइटेरिया देखने को मिल जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन होता हुआ महसूस हुआ, तो यार मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से, मैंने पिछली बार के बच्चों से कहा था कि यार 1000 लाइक करना है, पिछले साल जब 9th में बच्चे थे ना, तो उसमें करीब 10,000 लाइक करके थे, मैंने अभी जाकर के देखा। तो बच्चों अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, ठीक है ना, वैसे तो 10,000 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 5000 लाइक्स एटलीस्ट इस वीडियो में होने चाहिए। अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ, साइंस के, सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, कोई भी वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हो, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे मैंने लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।